हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस प्रियदर्शी भारत द लैंड ऑफ डेमोक्रेसी में आपका स्वागत है। आज का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है भारत की तटरेखा। तो आइए जानते हैं भारत की तटरेखा क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं तटरेखा क्या होता है। तो समुद्र का जो मिलना होता है भारत के जिस भी मुख्य भूमि से, तो वहां तट का निर्माण होता है, उसे तटरेखा कहते हैं। तो आइए देखते हैं। तो टॉपिक है भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है। पूर्व से बंगाल की खाड़ी, पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में जो है अरब सागर है, देखिए पश्चिम में अरब सागर है। दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है, दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। ठीक है। अगला टॉपिक है भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। देखिए यहाँ पे 6100 किलोमीटर दिया हुआ है। और द्वीपों की तटरेखा को मिला ले तो कितना हो जाता है, 7500 किलोमीटर कुल तटरेखा की लंबाई। मतलब ये है कि भारत की मुख्य भूमि ये हो गया, भारत का जो मुख्य भूमि ये, इसकी लंबाई क्या है तो कितना हो जाएगा, 6100। और जैसे ही इसमें जो आपका जो ये जो क्षेत्र लक्षद्वीप है, मान लीजिए ये क्षेत्र लक्षद्वीप का है, इधर अंडमान निकोबार का है, ये क्या है, समुद्र में बसा हुआ है। तो इसकी जो तटरेखा की लंबाई होगी, ये जो इसकी जो तटरेखा की लंबाई होगी, इसकी ये तटरेखा को जब जोड़ देंगे तो कुल तटरेखा, भारत की कुल तटरेखा की लंबाई हो जाएगी कितना, 7500 किलोमीटर। कितना हो जाएगी तो 7500 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर। तो भारत की कुल तटरेखा की लंबाई पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो 7516 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई तो 6100 किलोमीटर। क्या, 6100 किलोमीटर। तो समझ गए कुल तटरेखा क्यों बोलते हैं। कुल तटरेखा मतलब वो जो समुद्र में बसा हुआ जो द्वीप है उसकी तटरेखा को भी मुख्य तटरेखा है, भारत की मुख्य भूमि का जो तटरेखा, उसके साथ जब ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तब बन जाता है 7516 किलोमीटर। ठीक है। भारत के कुल 9 राज्य समुद्र तट से, भारत की कुल 9 राज्य जो है क्या है, समुद्र तट से लगे हुए हैं। यहाँ 9 राज्य जो है समुद्र से लगे। कौन कौन राज्य है, तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल। ये सब राज्य क्या है, जो समुद्र तट से लगा हुआ है। इसमें से अब पूछेगा जो भारत का जो है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात है दोस्तों। इसकी तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो 1214 किलोमीटर, यहाँ देख लीजिए। और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गोवा है दोस्तों, 101 किलोमीटर। तो गुजरात की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो 1214, याद रखिएगा 1214। और सबसे छोटी तटरेखा किसकी है, गोवा की, कितनी है, तो 101 किलोमीटर। ठीक है। सबसे, अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार। सबसे ज़्यादा तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, अंडमान निकोबार। इसकी तटरेखा की लंबाई कितना है, तो 1962 किलोमीटर दोस्तों। चलिए अब आगे टॉपिक पे बात करते हैं। आगे देखिए दोस्तों, वीवीआई टॉपिक आ गया है। वीवीआई टॉपिक पे बात करते हैं। भारत के तट, मैदान और घाट, इसमें जानेंगे भारत के तट, मैदान और घाट। पूर्वी तट पर स्थित, जो पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पूर्वी घाट, पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट। पूर्वी तट, तो पूर्वी तट ये हो गया दोस्तों, पूर्वी तट ये हो गया। और ये जो पर्वत श्रृंखला गया है इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। तो पूर्वी तट पर स्थित, तो कौन है पूर्वी तट, ये, इस पूर्वी तट पर स्थित। और पर्वत श्रृंखला कौन सा है, तो ये वाला, तो ये वाला पर्वत श्रृंखला को पूर्वी घाट बोलते हैं। तो ये है पश्चिमी तट। इस पश्चिमी तट पे जो पर्वत श्रृंखला गया है ये, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट दोस्तों। क्या बोलते हैं, तो पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है, सह्याद्री पर्वत के रूप में जानते हैं। पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, सह्याद्री पर्वत। और पूर्वी घाट को इसी प्रकार से और किस नाम से जानते हैं, तो महेंद्रगिरी पर्वत के रूप में जानते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, किस नाम से जानते हैं, तो महेंद्रगिरी पर्वत के रूप में जानते हैं पूर्वी घाट को। और पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत के रूप में जानते हैं। तो अब आगे बात आती है कि नोट में लिखा, ये घाट पठारों की ढलान ही है।
घाट किसको कहते हैं? तो पठारों के ढलान को। मान लीजिए कि ये पठार गया है ऐसे ऐसे ऐसे, इसका जो ये ढलान है ना, इसी ढलान को क्या बोलते हैं? तो घाट बोलते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, क्या बोलते हैं? घाट बोलते हैं। जिस स्थान पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है उसे क्या बोलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियां बोलते हैं। जिस स्थान पे क्या होता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियां। तो देखिए, पूर्वी घाट दोस्तों इधर से आया, इधर से पश्चिमी घाट आया और यहाँ पे मिल गया तो क्या बन गया? नीलगिरी की पहाड़ी का निर्माण कर दिया। और नीलगिरी के पहाड़ी के सर्वोच्च चोटी को क्या बोलते हैं दोस्तों? दोदा बेटा। क्या बोलते हैं? तो दोदा बेटा, याद रखिएगा, दोदा बेटा। नीलगिरी के सर्वोच्च चोटी को क्या बोलते हैं? दोदा बेटा। तो नीलगिरी का निर्माण कैसे होता है? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु को नीलगिरी की पहाड़ी का निर्माण होता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पे मिलता है वहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ी का निर्माण होता है। जिस स्थान में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं उसे संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी कहते हैं। नीलगिरी के पहाड़ी को पहाड़ियों की रानी कहते हैं। नीलगिरी के पहाड़ी को पहाड़ियों की रानी कहते हैं। और इसी नीलगिरी के पहाड़ी में क्या है? ये ऊटी, यहाँ पे ऊटी है। ऊटी नामक प्रसिद्ध स्थान है ये ऊटी। ऊटी आप लोग देखे होंगे कौन फिल्म में? तो कौन फिल्म में देखा था? तो राज मूवी, भूता मूवी जो राज, उसमें दिखाया गया है कि ऊटी में जाता है, ऊटी में शूटिंग कर रहा है, एकदम भूता जंगल है। आप लोग देखे होंगे राज मूवी तो याद आया होगा। उसमें चिल्लाती है हीरोइन कैसे, एकदम आपको याद करा देता हूँ। कौन है? कौन है? वही मूवी का जो जंगल है उसी को ऊटी है। ऊटी हिल स्टेशन है दोस्त, वहाँ पे घूमने के लिए जो है जाते हैं। कौन जाते हैं? तो टूरिस्ट जाते हैं। तो ऊटी कहाँ पे पड़ता है? तो पड़ता है तमिलनाडु में। वो कहाँ पे? तो नीलगिरी के पहाड़ी पे ही पड़ता है, हिल स्टेशन है दोस्त यहाँ पे। अब आगे देखते हैं दोस्त कि गुजरात से लेकर, कहाँ से लेकर? तो गुजरात से लेकर दमन तक के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? काठियावाड़ा क्षेत्र, तट बोलते हैं। गुजरात से लेकर दमन तक के तट को काठियावाड़ा तट बोलते हैं। और दमन से लेकर गोवा तक के तट को बोलते हैं कोंकण तट बोलते हैं। और गोवा से लेकर कर्नाटक तक के तट को केनडा तट बोलते हैं। कर्नाटक से लेकर कन्याकुमारी तक के तट को बोलते हैं मालाबार तट दोस्त। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त कि गुजरात के ये पूरे तट और दमन तक जो ये क्षेत्र है, गुजरात का पूरा तट ये दमन तक जो गया है इसको क्या बोलते हैं? काठियावाड़ा तट। और दमन से लेकर जो है दोस्त, दमन से लेकर ये जो गोवा तक जो गया, यहाँ पे दमन, यहाँ देखिए, यहाँ दमन, ये गोवा, इसको क्या बोलते हैं? इसके बीच के क्षेत्र को कोंकण तट। तो दमन और गोवा तो कोंकण तट। आप देखते होंगे कि मुंबई का ये क्षेत्र पड़ जाता है दोस्त। ये सह्याद्री पर्वत भी मुंबई क्षेत्र में पड़ता है, सह्याद्री पर्वत। तो यहाँ तक मुंबई का क्षेत्र पड़ता है। मुंबई से लेकर ये गोवा तक के बीच में कोंकण रेलवे भी है, ध्यान दीजिएगा। तो इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कोंकण तट बोलते हैं। तो किस कोंकण तट किस क्षेत्र में पड़ गया? तो मुंबई और गोवा के क्षेत्र में। इधर से मुंबई हुआ, इधर से गोवा हुआ। और गोवा से लेके कर्नाटक तक के तट को क्या बोलते हैं? तो केनरा तट बोलते हैं। इधर गोवा से लेके कर्नाटक तक के तट को केनरा तट बोलते हैं। ये कर्नाटक का तट पूरा पूरी केनरा तट कहलाया दोस्त। और कर्नाटक से लेकर यह जो है पूरा जो केरला होते हुए कन्याकुमारी तक जाती है, इसको बोलते हैं मालवाड़ तट। ये मालवाड़ तट पे ही हुआ था मोपला विद्रोह, याद रखिएगा, मोपला विद्रोह। और मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था, याद रखिएगा। और ये कन्याकुमारी को कैप केमोरिन भी बोला जाता है, कैप केमोरिन, यहाँ पे देखिएगा। और ये जो है कन्याकुमारी से लेकर आंध्र प्रदेश तक के तट को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं दोस्तों? कोरोमंडल तट। और आंध्र प्रदेश ये पूरा क्षेत्र जो है, यहाँ पे कुछ तमिलनाडु का भाग जाता है और पूरा पूरी आंध्र प्रदेश का क्षेत्र क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट। आंध्र प्रदेश से लेकर यहाँ पश्चिम बंगाल तक, इस बीच में उड़ीसा भी पड़ता है दोस्त। इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा क्षेत्र बोलते हैं। कौन सा क्षेत्र? तो डेल्टा क्षेत्र, डेल्टाई तट हो गया। इधर इधर का जो नदी गिरती है वो डेल्टा का निर्माण करती है, उड़ीसा होते हुए पश्चिम बंगाल में। इसीलिए कहता है कि जो इधर गंगा नदी गिरती है पश्चिम बंगाल होते हुए, कहाँ पे गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ से? तो बांग्लादेश से होते हुए। अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे का क्या बात, तो कुछ छूटा तो नहीं? कुछ नहीं छूटा, आगे देखते हैं। आगे का टॉपिक है दोस्त भारत के तट, मैदान और तट। तो पूर्वी तटीय मैदान को, इस टॉपिक को पढ़िए। पूर्वी तटीय मैदान की नदियां
डेल्टा की निर्माण करती है। तो ये बताए थे अभी थोड़ा देर पहले कि पूर्वी तट की मैदान इधर से जो गिरती है बंगाली खाड़ी में, किस चीज़ का निर्माण करती है? डेल्टा, इसलिए इसको डेल्टाई क्षेत्र भी बोलते हैं। यहाँ देखिए डेल्टाई क्षेत्र है, डेल्टा का निर्माण करती है। और पश्चिम तट से जो नदियाँ गिरती है इधर किधर, इधर क्या पश्चिम अरब सागर में गिरती है, तो ये किस चीज़ का निर्माण करती है? तो ये करती है एस्चुरी का निर्माण, जिसको बोलते हैं हिंदी में ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख जो बोलते हैं, इसी को एस्चुरी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ज्वार नदमुख का निर्माण करते हैं किधर की नदियाँ? तो पश्चिमी तट की नदियाँ जो अरब सागर में गिरती है, और पूर्वी तट की नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो किस चीज़ का निर्माण करते हैं? डेल्टा का निर्माण करती है। और पश्चिम तट की नदियाँ जो अरब सागर में गिरती है, तो किस चीज़ का निर्माण करती है? ज्वार नदमुख एस्चुरी का निर्माण करती है। पूछता है क्वेश्चन, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा के आसपास के तटीय मैदान और महानदी का डेल्टा क्षेत्र उत्कल मैदान कहलाता है। कौन सा क्षेत्र? यही डेल्टा क्षेत्र उत्कल मैदान कहलाता है। उड़ीसा के आसपास का क्षेत्र और महानदी जो गिरती है बंगाल की खाड़ी में, वहाँ डेल्टा का निर्माण करती है, तो उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तो उत्कल मैदान कहलाता है। पूर्वी तटीय मैदान, ये टॉपिक पढ़े। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक है। समझिए बात को कि पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार जो ये क्षेत्र जो इधर पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार जो है पश्चिमी तटीय मैदान से ज़्यादा है। तो पूर्वी तटीय मैदान क्या होता है कि ये जो पहाड़ है ना, पहाड़ के नीचे में जो ये ज़मीन है पूरा पूरी, ध्यान दीजिएगा, पहाड़ के नीचे में जो ये ज़मीन है ना, ये पूरा ज़मीन आप दिखाई दे रहा है, ये समुद्र इधर है, इधर समुद्र, तो ये समुद्र के आगे और पहाड़ के बीच में जो क्षेत्र कहलाता है ये पूर्वी तटीय मैदान कहलाता है। इसी तरह से समुद्र के आगे और ये पहाड़ के बीच में जो ये क्षेत्र कहलाता है ये पश्चिमी तटीय मैदान कहलाता है। तो पूर्वी तटीय मैदान जो है ना ये ज़्यादा है, किससे? तो पश्चिमी तटीय मैदान से क्या है? ज़्यादा है, ज़्यादा फैला हुआ है, तटीय मैदान अपेक्षा अधिक है, जो कि कृषि दृष्टिकोण से भी ज़्यादा उपयुक्त है। और कृषि दृष्टिकोण से जो है पूर्वी तटीय मैदान जो क्या है ज़्यादा उपयुक्त है। ज़्यादा मतलब कि फसल इधर ज़्यादा होता है, जिधर फसल ज़्यादा होगा उधर लोग क्या होगा? ज़्यादा बसेगा। ये भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्योंकि पहले के ज़माने में लोग ज़्यादा जिधर उपजता था उधर जाके बसता था। तो इधर क्या है? पूर्वी तटीय मैदान में सघन आबादी है, घनी आबादी, लोगों क्या है? घनी आबादी है। इधर आबादी कुछ कम है पश्चिमी तटीय मैदान के क्षेत्र में, क्योंकि इधर उपजता कम था। आगे देखिए टॉपिक, अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों कि भारत में जो है, भारत में चेन्नई तट स्थित समुद्री तल को बेस माना गया है। तो समुद्री तल को कैसे बेस माना जाता है? तो समुद्री तल के कुल ऊंचाई मतलब एवरेज ऊंचाई, मतलब जो हाईएस्ट पीक हाईएस्ट होता है, जो लोएस्ट पॉइंट होता है, तो दोनों को एवरेज कर दिया जाता है। तो उस एवरेज बिंदु को समुद्र तल की सी लेवल कहा जाता है। सी लेवल किसे कहते हैं? तो समुद्र तल के ऊंचे सबसे ऊंचा बिंदु ये है, देखिए, सबसे नीचा बिंदु ये है, मतलब ये गहराई हो गया। ऊंचा और ये गहराई दोनों को एवरेज निकाला गया तो ये हो गया आपका समुद्र तल, और उसी से ही किसी भी क्षेत्र की ऊंचाई मापा जाता है। तो सब क्षेत्र का अलग अलग सी लेवल होता है, मतलब अलग अलग देश का अलग अलग सी लेवल। तो भारत का सी लेवल क्या है? तो भारत का सी लेवल है चेन्नई तट, और चेन्नई तट से ही हर जगह का ऊंचाई मापा जाता है। जैसे दिल्ली की ऊंचाई, मुंबई की ऊंचाई, चंडीगढ़ की ऊंचाई, तो किस सी लेवल से मापेगा? तो चेन्नई तट से ही मापेगा। बिल्कुल याद रखिएगा, एकदम आपके काम का चीज है। आगे आइए बात करते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों कि पारदेशिक समुद्री सीमा किसे कहते हैं? पारदेशिक समुद्री सीमा कहते हैं 12 समुद्री मील। मतलब क्या दोस्तों? भारत के मुख्य भूमि, ये है भारत का मुख्य भूमि। भारत की मुख्य भूमि से 12 समुद्री मील की दूरी को क्या बोलते हैं? टेरिटोरियल सी। क्या बोलते हैं? टेरिटोरियल सी। और समुद्री पारदेशिक समुद्री सीमा कहते हैं। इसे क्षेत्रीय सागर भी कहते हैं, इसे क्षेत्रीय सागर भी कहते हैं। कितना? भारत की मुख्य भूमि से 12 समुद्री मील की दूरी को। समीपस्थ मंडल किसे कहते हैं? तो भारत के मुख्य भूमि से 24 समुद्री मील, भारत के मुख्य भूमि से 24 समुद्री मील के क्षेत्र को, यहाँ देखिए, यहाँ तक के क्षेत्र, ये जो आपका जो है इस ये पूरा पूरी जो हो गया ये आपका 24 समुद्री मील हो गया। इस क्षेत्र को बोलते हैं समीपस्थ मंडल, कॉन्टिजियस जोन। और भारत को इस क्षेत्र में साफ सफाई, सीमा शुल्क से लेकर वित्तीय अधिकार प्राप्त है। किस क्षेत्र में? ये समीपस्थ बिंदु, समीपस्थ मंडल, कॉन्टिजियस जोन में।
भारत क्या करता है भाई, इस क्षेत्र में साफ सफाई कर सकता है, सीमा शुल्क भी तसील सकता है, वित्तीय अधिकार है इस क्षेत्र में। अब देखिए भारत का जो है मुख्य भूमि से 200 किलोमीटर का क्षेत्र कहलाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इस क्षेत्र में भारत क्या करता है, वैज्ञानिक परीक्षण, जैसे कि भारत के जो उड़ीसा के चांदीपुर से जो है मिसाइल परीक्षण करता है, और वो इसी 200 किलोमीटर के रेंज में ही गिराना परीक्षण आपको करना है, इससे ज़्यादा दूर नहीं। और इस क्षेत्र में जो है द्वीपों का निर्माण भी भारत कर सकता है। ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इस क्षेत्र में द्वीपों का भी निर्माण कर सकते हैं। और इस क्षेत्र में जो है आप प्राकृतिक संसाधन का दोहन कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन जैसे मछली पालन कर सकते हैं, यहाँ तक सॉरी मछली पकड़ सकते हैं आप इधर यहाँ तक। यहाँ तक अगर मान लीजिए कि कोई पेट्रोल का कारखाना निकल गया, पेट्रोल का आप शोधन भी कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक यही है दोस्तों। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे हौसला को बढ़ाइए। आपका प्रत्येक लाइक मेरा हौसला बढ़ाता है। आज यही वीडियो समाप्त होता है।